नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी ने आज आपके लिए एक चौंकाने वाली खबर दे दी है और वो है सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का सिलेबस आपके सामने जारी कर दिया है। और जिस प्रकार से सेकेंड ग्रेड शिक्षक का सिलेबस आपके सामने जारी किया है उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। समय की नजाकत को देखते हुए आपको सिलेबस यानी इस पाठ्यक्रम को पूरा करना है और इस पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम सेकेंड ग्रेड सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं। मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं? सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या क्या है, सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस का सिलेबस क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड आरपीएससी ने आज जो सिलेबस डाला है बहुत साधारण सा लग रहा है, लेकिन इस सिलेबस में असमंजस की स्थिति बहुत स्टूडेंट के बारे में थी, लेकिन आज सारी स्थितियों को क्लियर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले सुनो, राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो आपके फर्स्ट पेपर में है जो बनी रहेगी, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि सोशल साइंस में जो इंडिया जो हिस्ट्री है उस इंडिया हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की हिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। मैं किससे बात कर रहा हूँ? इंडिया की हिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। और इंडिया की हिस्ट्री में जो टॉपिक आने वाले हैं वो कौन कौन से, सुन लो भाई। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री में आएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है सिंधु सभ्यता का नाम सुना है। भारत में जो भी सभ्यता हुई है वो आपको पढ़नी है। टाउन प्लानिंग, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक्स, यानी गांवों का विस्तार और गांवों के बारे में पढ़ना है आपको, और वहां के समाज के बारे में पढ़ना है, वहां के रिलीजियस धर्म के बारे में पढ़ना है और वहां के आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है। नंबर दूसरा, वैदिक एज, यानी आपकी वैदिक सभ्यता को पढ़ना है। और वैदिक सभ्यता में आपके चारों वेद हैं, वेदों को भी पढ़ना है साथ साथ में। और वैदिक सभ्यता के जो भाग है उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना, उसको भी साथ साथ में आपको पढ़ना है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी बुद्ध और जैन दोनों धर्म को पढ़ना है, दोनों धर्मों के सिद्धांतों को भी पढ़ना है, ठीक है ना। शिक्षाओं और सिद्धांतों को पढ़ने के साथ साथ जो इनके प्रवर्तक हुए हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। यहाँ तक तो सबको इजी लग रहा था क्योंकि सर ये तो हम रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट और आ गया इससे कि एक और नई चीज है इसमें। मौर्य जो लिखा हुआ है, मौर्य प्रशासन, मौर्य काल, मौर्य एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसका मतलब होता है प्रशासन। मौर्य काल का प्रशासन किस प्रकार से था उस प्रशासन के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमारे को। ये है मौर्य के बारे में। पोस्ट मौर्यन आर्ट, यानी मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्यन का मतलब था मौर्योत्तर काल जो आया था उस समय में कौन कौन सी कलाएं थी वो उनको पढ़ना अपने को। फिर आते हैं गुप्त के बारे में पढ़ना, और गुप्त के बारे में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल अचीवमेंट। गुप्तों ने राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है उसको अपने को पढ़ना है। फिर उनकी राजनीतिक अचीवमेंट, रूलर्स, ग्रोथ ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर एंड साइंसेज। हमारे को गुप्त काल में जो भी लिटरेचर का मतलब होगा यहाँ पे आपके जो साहित्य है उनके बारे में पढ़ना है। गुप्त काल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए, या कौन कौन से साहित्यकार थे, कौन कौन कवि थे, या कौन कौन से जो गुप्त साम्राज्य के अंदर धुरंधर महान व्यक्ति गिने जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी आंदोलन, कौन से मूवमेंट का मतलब है आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन को भी पढ़ना है। फिर आते हैं मुगल पीरियड, मुगल काल 1526 से 1760 तक पढ़ना है, और ये मुगल काल के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसके बीच में आप लोग देखोगे जो बीच का जो आपका पाठ्यक्रम है, जो बलबन का समय आया था 1206 ईस्वी वाला, वो समय आपके इस सिलेबस के अंदर नहीं जोड़ा हुआ है, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि बाद में जब हम आगे बताएंगे तो उसमें एक छोटा सा पार्ट आएगा। तो हमारे को सबसे महत्वपूर्ण बात है 1526 से 1760 तक जो भी इनके प्रशासनिक, ठीक है, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला, मुगल काल की कला और स्थापत्य कला के बारे में हमारे को पढ़ना है, इनकी विशेषताओं को पढ़ना है। फिर हमारे को मुगल काल के साथ साथ शिवाजी को पढ़ना है, शिवाजी मराठा से, और मराठा से शिवाजी को पढ़ना है। फिर ये हम पढ़ेंगे। तो अब देखो भाई साहब, जो इंडस वैली है, इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बुद्धिज्म, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्त और भक्ति मूवमेंट, यहाँ तक हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको प्राचीन भारत का इतिहास। अब जो पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास में मुगल पीरियड पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, और उसके बाद शिवाजी को पढ़ना है। ये क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है मिडाइवल, मध्यकालीन भारत।
अब आ जाओ थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में, जो आधुनिक भारत का इतिहास है। क्या है आधुनिक भारत का इतिहास? और आधुनिक भारत का इतिहास क्या है? सबसे पहले सुनो भाई, नेशनल मूवमेंट, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में हमारे को पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट में आपको सबसे पहले बता दूं मैं, नेशनल मूवमेंट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग 1857 की क्रांति से पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति से पढ़ेंगे। और 1857 की क्रांति यानी 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक पढ़ना है। और 1857 की क्रांति में सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारण, प्रकृति के बाद वो कैसे सक्सेस हुई या नहीं हुई, और इस प्रकृति में कौन कौन से मेन इवेंट हुए, वो हमारे को क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ठीक है ना साहब? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, जब कांग्रेस बनी, और कांग्रेस के साथ साथ कौन कौन से अधिवेशन हुए, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, इन सभी के बारे में हमारे को पढ़ना है। मैस मूवमेंट ऑफ गांधी जी, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी के बारे में पढ़ना। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमारे को पढ़ना पड़ेगा। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में कोई जो आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ने हैं। और उनके बारे में 3 फेज बता रखे हैं। फेज फर्स्ट 1905 से 1914, यानी जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद के उदय के चरण जो हैं उन चरणों के बारे में पढ़ना है। सेकेंड फेज 1924 से 1930। और INA, इंडियन नेशनल के बारे में पढ़ना है, जिसमें कौन कौन से? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड रशियन रिवोल्यूशन, ये जो टॉपिक है जो मैंने अभी पढ़ा, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, विश्व के अंदर नवीन राजनीतिक चेतना के तहत आपको, यानी विश्व के इतिहास से जो टॉपिक हैं वो कौन से हैं? अमेरिका की क्रांति, अमेरिका, और उसके बाद फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, ये आपको पढ़ना है। अब आते हैं जियोग्राफी। किस में आते हैं? जियोग्राफी में। जियोग्राफी में आप लोगों को क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है? जियोग्राफी में सबसे पहले आना है आपकी जो ये धरातल पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। अक्षांश और देशांतर को पढ़ना है। ठीक है ना? अक्षांश और देशांतर को पढ़ने के साथ साथ देख लो इसके जो परतें हैं, चारों परतों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपकी इस धरती पर कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, महासागर और महाद्वीपों की संपूर्ण जानकारी पढ़नी है। ये दिखने में कितना सिंपल सा लिख दिया, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, बहुत छोटा सा शब्द लिख दिया, लेकिन मैं बता दूं इसमें सब पढ़ने हैं, 7-4 जो भी है ना, जो आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसके आसपास में भी नहीं भटक सकते। आगे बात करते हैं भूकंप। भूकंप के बारे में पढ़ना है, और भूकंप के बारे में ये नहीं पढ़ना भूकंप कैसे आता है, भूकंप, टाइप्स ऑफ भूकंप, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है ना? तो आपको भूकंप के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? वॉल्केनो के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में सुनामी जो आई थी, सुनामी क्यों चलती है, किस कारण से चलती है, उसके सारे रीजन कारण है, और उसके बाद में उसका क्या इफेक्ट होता है, ये भी आपको पढ़ना है। जो आपके महासागरों के अंदर जो टाइड्स, ज्वार भाटा का नाम सुना है, वो जो आते हैं उनको भी अपने को पढ़ना है। फिर आओ एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने डाला जो बिल्कुल लोगों में अभी तक यही है कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं बता रहा हूँ चेंज नहीं हुआ है, वही का वही सिलेबस है, लेकिन 1-2 टॉपिक जो कंटेंट है उसको हटाया तो एक जगह जोड़ दिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में देख लो 3 रिवोल्यूशन दे रखे हैं। फ्रांस के साथ अमेरिका, अमेरिका के साथ साथ रूस, रशियन दे रखा है। इंडिया फिजिकल फीचर्स, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की जलवायु, भारत में मिट्टियां, भारत की प्रमुख कृषि, खनिज, इनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ साथ में राजस्थान की भी यही चीजों को पढ़ना है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, वहां की जलवायु, मृदा, प्रकृति, उसके बाद में वहां की खनिज के बारे में, वहां की कृषि के बारे में, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये थी पॉलिटिकल। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बढ़ना है आपको। सबसे पहले नेशनल इनकम जो है, आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है। और राष्ट्रीय आय के साथ साथ आपको उनके राष्ट्रीय आय के जो प्राप्ति के सिद्धांत है, मतलब माना जाता है कि राष्ट्रीय आय जो प्राप्त हुई है उनका विवरण कैसे किया जाता है, जो आर्थिक समीक्षा के तहत आती है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है। जो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत को आपको पढ़ना है। साथ साथ में आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
अर्थमेटिक्स मीन्स मीडियंस एंड मोड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिक्स इन बजट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन एंड मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आपको पढ़ना है। अगर आपने देखा होगा मुद्रास्फीति के तहत एक आता है कि आप लोगों को जो ऋण कौन देता है, जो साहूकार होते हैं वो ऋण देते हैं, लेकिन इसमें साहूकार नहीं आएंगे, इसमें बैंकों की बात आएगी, आप जहां से क्रेडिट लेते हो उसके बारे में बात आएगी, ठीक है ना। इनके मीन मोड क्या है, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, ये विचलन क्या है, ये सारी इसमें आएगी। फिर आती है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको पढ़ना है। और मानव विकास सूचकांक के साथ साथ नीति आयोग में पढ़ना है। यानी आपको इसमें एक नई चीज आई है, नीति आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़नी है। जो पिछली वैकेंसी में खाली नीति आयोग का लिखा हुआ था कि भाई साहब नीति आयोग से मतलब क्या, लेकिन आपको यहाँ पे नीति आयोग के बाद जो जो इम्प्लीमेंट हुए हैं इंडिया के ग्रोथ में, उसके बारे में आपको पढ़ने हैं। पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता दूं मैं आपको। ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये पहले तो इंडिया के बारे में आएगी। किसके बारे में? इंडिया के बारे में आएगी, फिर स्टेट के बारे में आएगी। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशन एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड अप्रोचेज, जो राजनीतिक की परिभाषा है, परिभाषा को पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है और इसके भेद को पढ़ना है। इन राजनीतिक को किन किन लोगों ने किस तरीके से, या राजनीति की परिभाषा किन किन लोगों ने किस तरीके से दी, ये आपको पढ़ना है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टेट। फंडामेंटल किसी का आधारभूत है, और आधारभूत आपके राज्य का है। उसके बाद में आपके अधिकार है, ठीक है ना। समानता के अधिकार सुने होंगे, ठीक है, न्याय का अधिकार सुना होगा, शक्ति का, ठीक है ना, ये सारे आपको पढ़ने हैं। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान किस प्रकार बना, कितनी समितियों का गठन किया गया, और भारत के संविधान में जो समितियां बनी उन समितियों के सदस्य कौन कौन थे, कितने अनुच्छेद बने, कितनी अनुसूचियां बनी, ठीक है ना। इन सब के बारे में आपको जानकारी, अनुच्छेद, भाग, विषय सब इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशन विद द नेबरिंग स्टेट्स। भारत का जो है ना विदेशी, यानी राष्ट्रदूत जो भारत के विदेशों में बैठते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूएनओ के बारे में पढ़ना है, और जो मेजर ऑर्गन्स एंड इट्स रोल्स इन प्रेजेंट सिनेरियो, इस सिनेरियो के बारे में, वर्तमान सिनेरियो के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आते हैं साइकोलॉजी के आपको मीनिंग, साइकोलॉजी का अर्थ, ठीक है ना, इसकी प्रकृति और इसके सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। जब तक दोस्तों प्रकृति, सिद्धांत और इनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप साइकोलॉजी के आगे वाले टॉपिक में नहीं घुसेंगे। और साइकोलॉजी का पहला ही टॉपिक क्या है? प्रकृति। और प्रकृति यही से स्टार्ट हो रही है, प्रकृति। और प्रकृति के बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोशल ग्रुप, स्टेटस एंड रोल, सोशल चेंजेस। मतलब आपको समाज के सामान्य सिद्धांत, आपके जो सोशल ग्रुप है उनके बारे में, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। यानी कि इस टॉपिक में आपको सोशल चेंज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कास्ट एंड क्लास, जो जाति प्रथा है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना है। उनके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, चेंजिंग जो इनमें क्या नवीन परिवर्तन क्या है, उनके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इससे पहले ध्यान रख लेना भाई साहब, साइकोलॉजी के अंदर वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, धर्म, ठीक है ना, धर्म के साथ साथ आपको पुरुषार्थ, मैरिज पढ़ना है। और मैरिज के साथ साथ, शादियों के साथ साथ एक नई चीज है, वो है परिवार। तो परिवार के बारे में पढ़ना, जो प्रकृति के बाद जो दूसरा टॉपिक था परिवार, वो अब आपको इस शादी वाले समूह के साथ परिवार को पढ़ना है। फिलोसॉफी, वेद और उपनिषद में फिलोसॉफी की क्या भूमिका है, वो आपको पढ़नी है। वेद और उपनिषद में फिलोसॉफी की भूमिका, निष्काम ऑफ गीता के बारे में, निष्काम भाव, उनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ जैनिज्म सिद्धांत, ठीक है ना, बुद्धिज्म सिद्धांत और गांधी जी के सिद्धांतों को पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आपको कुछ ईसाई धर्म के जो मेथड हैं उनको पढ़ना है। नंबर लास्ट आता है इनका, ठीक है, हिंदुइज्म जो अपने हिंदू की है, ठीक है ना,
जो इथिक्स है, दर्शनवाद से हैं, उनको पढ़ना है। आप आज़ाद कैसे रहोगे, आज़ाद किस प्रकार से रह सकते हो, इन आज़ादी के बारे में पढ़ना है। ये इसके जो थ्योरी है, और जब आप आज़ाद से नहीं रहते हो तो आपको जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, जो आपको दंड देने के सिद्धांत हैं, दंड देने के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी जो टीचिंग मेथड्स है, जो एसएसटी के टीचिंग मेथड है, जो अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सबकी हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इधर से उधर भटकना पड़ेगा। तो भाई साहब देखो, भाई साहब कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, इस सामाजिक विज्ञान का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है। जो कि आप सोशल साइंस पढ़ाते हो तो पढ़ाने के सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए वो पढ़ाने हैं आपको, ठीक है ना। आपका स्टूडेंट के साथ, सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट और सब्जेक्ट की तारतम्यता बैठाने के लिए स्टूडेंट के साथ आपका तारतम्यता कैसी है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, यानी इसके सिद्धांत भी आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके कुछ मेथड है, टेक्निक से, मेथड, सिद्धांत, टेक्निक्स, तकनीकी, जो सोशल साइंस पढ़ाने की तकनीकी और सिद्धांत होते हैं उनके बारे में पढ़ने हैं, जिनमें क्या आता है, प्रोजेक्ट आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे इनके सिद्धांत और मेथड आते हैं, इनके बारे में हमारे को पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, सपोर्ट मटेरियल्स, जैसे कुछ कोई अपने पास तत्व है जिसे अपन बोलते हैं सामग्री, और वो सामग्री कौन सी है, श्रव्य दृश्य सामग्री जो आती है ना, उन सामग्रियों के बारे में अपने को पढ़ना है। उसके बाद अपने को पढ़ना है कि सोशल साइंस पढ़ाने में टीचर की कितनी भूमिका रहती है, उस भूमिका के बारे में पढ़ना है। ये नहीं कि स्टूडेंट पढ़ लेंगे, नहीं, भूमिका कितनी रहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। आपके सिद्धांतों के करिकुलम जो आता है, या 2000 एनसीएफ का फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को पढ़ना है। प्लानिंग ऑफ टीचर यूनिट एंड डेली लेसन प्लान, आप टीचर हो तो टीचर आप क्या प्लानिंग करते हो और डेली का प्लान क्या बनाते हो, उसके बारे में पढ़ना है। यानी आप जो दैनिक दैनंदिनी जो भरते हो डायरी, उसमें आप अपना प्लान भरते हो, लेकिन उस प्लान के बारे में हमारे को यहाँ पे पढ़ना है, जो कि आप बीएड में पढ़ के आए हो, वही है आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन वॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप प्रश्नों का मूल्यांकन किस प्रकार से करोगे, किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे निबंधात्मक प्रश्न, ये किस मूल्यांकन में आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये किस मूल्यांकन में आता है, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक आता है ब्लूप्रिंट, जो अपन बनाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लूप्रिंट क्यों बनाते हैं, तो ब्लूप्रिंट जो बनाते हैं उसके बारे में हमारे को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। भाई ब्लूप्रिंट का उपयोग इसलिए किया जाता है, ठीक है ना। तो द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। आपका जो ये पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। और आपका जो पेपर का समय होगा 2 घंटे 30 मिनट होगा। कितने होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे, यानी प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसमें कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer, 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be dedicated. मतलब जो आपके नेगेटिव मार्क है वो कैसे है, 1/3, 1/3। और जो आपने सवाल किए हैं उनमें से अगर जो गलत किए हैं तो जितने किए गए सवाल हैं उनमें से आपके 1/3 माइनस होंगे। पेपर किस प्रकार से होंगे, तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। आप जिस सब्जेक्ट से हो उस सब्जेक्ट के सेकेंडरी 10वीं तथा सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक का मैटर आएगा सारे। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, और जिस सब्जेक्ट का आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे सामाजिक से हो तो आपके सामाजिक से जो विषय हैं उनके बारे में कॉलेज स्तर का, स्नातक स्तर का आपके आएगा। टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट है टीचिंग मेथड जो है, इस सब्जेक्ट के बारे में जो टीचिंग मेथड है उसके बारे में आएगा। तो दोस्तों सामाजिक के सिलेबस से घबराए नहीं, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ये सिलेबस वही है जो पुराना था, बस ऊपर से हटा के थोड़ा सा नीचे डाल दिया, वही है। ऊपर जो था एक जगह फर्स्ट यूनिट में जो था टॉपिक उसको 4th यूनिट में डाल दिया। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद आपको फिलोसॉफी पढ़ना है। फिलोसॉफी के बाद
फिलोसॉफी के बाद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल के बाद आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स जो भी है आपको पढ़ना है। तो सेकंड ग्रेड आरपीएससी ने जो आपके सामने सिलेबस तैयार किया है वो पुराना का पुराना है, और आप डरिए नहीं, चौंके नहीं, आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है जिस प्रकार पहले से करते आ रहे थे। बस जो ये ध्यान रखना, कुछ पाठ्य पुस्तक जो है, जो पाठ्य पुस्तक है जो 2021-22 जो अभी चल रही है, 2021-22 की जो क्लासों में पाठ्य पुस्तक चल रही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू कर रखी है, उनको पढ़ना थोड़ा लाजमी समझे, क्योंकि अभी बेस जो है, अभी बेस वही बनेगा जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार द्वारा पाठ्यक्रम यही लागू किया गया है। तो दोस्तों अब कमर कस के तैयार हो जाना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। सिलेबस समझ में आ गया सबको? चलो धन्यवाद।